गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश की जो हमारी क्लास चल रही है, इंग्लिश सीरीज़ की, इंग्लिश ग्रामर जिसमें हम कर रहे हैं, उसका जो है अभी तक हम जो है टेंस कर चुके हैं। तो टेंस से अगला जो है हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। वैसे ये देखा जाए तो टेंस से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ये चैप्टर को अलग लेके चलते हैं। चलिए बेटा, तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया। देखो इसमें आते किस तरीके के क्वेश्चंस है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये मैं अपने जो क्लास नोट्स है ज्ञान लोक के उसमें से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसके अंदर क्या होता है, इफ़ दिया होता है। जिस पोर्शन में इफ़ दिया होता है वो एक कंडीशन को बताता है, और दूसरा उसके साथ में कॉमा लगकर एक दूसरा जो दिया होता है वो एक रिज़ल्ट को बताता है, जो एक्सपेक्टेड एक्शन होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्शन होता है। हम जो है अलग अलग इसको जो क्लाउजेज़ में भी इसको कह सकते हैं कि ये इफ़ क्लाउज़ है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज़ है या सबऑर्डिनेट क्लाउज़ है, तो उस तरीके से कहते हैं। तो हमें जो है उस तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो है आपकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिज़ल्ट। तो कई बार क्या होता है कि कंडीशन के साथ इफ़ लगा नहीं होता, जबकि वो लगा होता है रिज़ल्ट के साथ। जैसे कि हम देखते हैं, देखो एग्जांपल में, इफ़ ही विल टेल अस द स्टोरी ही कम्स हेयर। देखो बेटा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब कंडीशन होगी कि वह आएगा, उसके बाद ही तो स्टोरी सुनाएगा, उसके बाद ही तो स्टोरी सुनाएगा। तो अब जो बेटा कंडीशन ये वाली हुई उसके आने की, तो इसके साथ इफ़ आना चाहिए, ना कि वो स्टोरी जो बाद में उसका रिज़ल्ट होगा, जो एक्सपेक्टेड एक्शन होगा उसके आने से, उसके साथ इफ़ होना चाहिए। तो यहाँ से इफ़ को हम हटाते हैं, ठीक है, और इफ़ जो है इस जगह पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इफ़। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपका मिस अरेंजमेंट दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ इट रेन्स देन आई विल कैंसिल द मीटिंग। बेटा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, कभी भी इफ़ दिया होता है तो उसके साथ देन कभी नहीं आता। ठीक है, देन कभी नहीं आता। तो कई बार इस तरीके से देन भी दिया होता है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। तो देन इसके साथ कभी नहीं आता। स्पोकन में हम जनरली इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि इफ़ यू गो देयर देन लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। कभी भी इफ़ के साथ देन नहीं आता। ठीक है, स्पोकन में चल जाता है। स्पोकन में आपको पता है, मैं टेंस में भी आपको बता चुका हूँ कि स्पोकन के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं चलते। वहाँ तो बस क्या होता है, अपनी बात को सामने वाले को समझाने की बात होती है। क्लियर? तो बस ये ध्यान रखना है कि देन का कभी यूज़ इफ़ के साथ नहीं होता। चलिए इसे आगे देखते हैं। आगे दिया है दूसरा जो टाइप आता है आपका, वो आता है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टेंस इससे अलग नहीं है, टेंस के साथ ही ये चीज़ होती है, लेकिन टेंस से थोड़ा सा मैं ये चैप्टर अलग होता है, तो थोड़ा सा अलग से इसको बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है कि कई बार मिस अरेंजमेंट दिया होता है टेंस का। जैसे कि ए वाला देखते हैं, ए वाले पोर्शन में दिया हुआ इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यानी कि कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक कंडीशन को बताता ना, इफ़ के साथ जो भी वर्ड दिया होगा वो कंडीशन को बताएगा। तो अगर जो है, ठीक है, ये कंडीशन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिज़ल्ट जो होगा उसका वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। क्लियर? तो ये चीज़ होती है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ शी कम्स ऑन टाइम शी विल टेक अस टू द PVR है ये आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइड हो रखा है। तो आप यहाँ देखो, इफ़ शी कम्स ऑन टाइम शी विल टेक अस टू द PVR। आप एक चीज़ देखो कि भाई कंडीशन क्या है, भाई वो आएगी
जब भी तो हमें लेके जाएगी पीवीआर कि ठीक है। तो उसका आना कंडीशन हुआ और उसके आने से क्या रिज़ल्ट आया वो हमें पीवीआर लेके जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे वाला जो है रिज़ल्ट बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ राहुल विल प्रिपेयर वेल ही गेट्स इनफ टाइम। तो बेटा एक चीज़ देखो कि पहले राहुल जो है अच्छा प्रिपेयर करेगा या पहले अपना टाइम निकालेगा। तो सीधी सी बात है, जब वो टाइम निकालेगा उसके बाद ही तो प्रिपरेशन जो है अपनी वो अच्छी करेगा। तो पहले तो क्या हुआ, पहले टाइम निकालना हुआ। जब टाइम निकालना कंडीशन हुआ, ठीक है, तो इफ़ जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इफ़ यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि तो रिज़ल्ट हुआ, ठीक है। जब टाइम निकालेगा उसके बाद भी अच्छी तैयारी करेगा। तो यहाँ पे जो हुआ तो इफ़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, क्लियर। यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, इफ़ ही गेट्स इनफ टाइम, ठीक है। तो राहुल विल प्रिपेयर वेल इफ़ ही गेट्स इनफ टाइम। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ शी विल अप्रिशिएट हिम इफ़ इफ़ नहीं, अभी हम पढ़ते ही विल आंसर शी विल अप्रिशिएट, करेक्टली होगा बेटा ये, ठीक है, करेक्टली होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये ठीक कर लेना। ये थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ, करेक्ट लिख लिया, ये करेक्टली है, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, करेक्टली। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, देखो पहले सबसे पहले क्या होगा कि वह सही आंसर देगा, उसके बाद ही तो उसको अप्रिशिएशन मिलेगी। अप्रिशिएट कब किया जाएगा, जब आप सही आंसर दोगे किसी चीज़ का, उसके बाद ही तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, उससे पहले कैसे कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि अप्रिशिएशन मिलेगा, वो तो रिज़ल्ट है, तो इफ़ यहाँ क्या कर रहा है, इफ़ तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी विल अप्रिशिएट हिम इफ़ ही विल, हट जाएगा बेटा। जब ये कंडीशन होगी तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर देखते हो, रिजल्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया, अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया तो कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो इफ़ ही आंसर करेक्टली, इफ़ ही आंसर, आंसर्स हो जाएगा, ठीक है, आंसर्स कर लेना बेटा यहाँ पे, इफ़ ही आंसर्स करेक्टली, ठीक है। तो थोड़ी सी जो है ये मेरे नोट्स में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि नोट्स बनाते हुए बस फटाफट पर बनाने का रहता है, तो कई बार उसको देखते नहीं, जब पढ़ाते तो जब ध्यान आता है कि नहीं ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, हल्का फुल्का, ठीक, थोड़ी बड़ी माइनर सी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, बट जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको वो चीज़ें भी मैं आपकी सही करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला, इफ़ द बॉस गिव्स हिम अ चांस ही विल ही प्रूव्स हिज पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल कर लेना, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द बॉस गिव्स हिम अ चांस, भी पहले तो बॉस जो है उसको चांस देगा, उसके बाद ही तो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर पाएगा, ठीक है। तो पहले तो चांस देने की बात हुई, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट हुआ वो उसकी पोजीशन को, जो पोटेंशियल को प्रूव करने की बात हुई, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आएगा, तो जब वो बाद की बात होगी, रिज़ल्ट होगा, तो बेटा यहाँ पर विल आएगा, ठीक है। चलिए तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा जो कंडीशन की बात होती है वो होता है अगर इफ़ के साथ, यानी कि कंडीशन के अंदर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो वहाँ पे रिज़ल्ट में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले वाले हम देखते हैं, इफ़ शी प्रिपेयर्ड थोरोली शी वुड क्वालिफाई, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन देखा कि भाई पहले तो प्रिपेयर करना होगा थोरोली, उसके बाद ही तो क्वालिफाई हो गए, तो सीधी सी बात है, ठीक है। अगर वह अच्छा प्रिपेयर मतलब जो है थोरोली प्रिपेयर करती
अगर वह थोरली प्रिपेयर करती तो क्वालिफाई हो गई होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ मोनिका वुड गेट अ प्राइज शी वुड आंसर क्विकली। ठीक है, तो आप यहाँ चीज़ देखो कि अगर मोनिका जो है, अच्छा पहले तो जो है भाई पहले जो है प्राइज़ मिलेगा या पहले जो है आंसर दिया जाएगा? भाई जब आंसर दोगे क्विकली उसके बाद ही तो प्राइज़ दिया जाएगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंडीशन तो क्या हुई, पहले आंसर देने की कंडीशन हुई। तो इफ़ यहाँ क्या कर रहा है, इफ़ यहाँ नहीं आएगा, इफ़ तो यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात देखते हैं कि ये जो है कंडीशन जो है वहाँ पे वुड लगा रखा है। ठीक है, ये तो कंडीशन हुई, कंडीशन के साथ वुड क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वुड हटा दिया जाएगा और ये पास्ट की बात है क्योंकि यहाँ वुड लगा हुआ है। जब ये वुड लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो आंसर को आंसर्ड कर दिया जाएगा, आंसर्ड क्विकली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ दे टोल्ड अ लाई देन द टीचर स्कॉल्डेड देम। ठीक है, ये था। तो इसको समझते देखो, करेक्शन यहाँ पे मैंने पहले से की हुई है। आप यहाँ देखोगे तो नोट्स जो बना रखे पहले से करेक्शन कर रखे, तो करेक्शन हुई क्या, क्यों, ये थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा इफ़ दे टोल्ड अ लाई, अगर वह झूठ बोलता तो टीचर वुड स्कॉल्डेड। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे जो कंडीशन आई तो पहले झूठ बोलने की कंडीशन है। भाई जब झूठ बोलेगा उसके बाद ही तो टीचर स्कॉल्ड करेगा, डांटेगा उसको। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन हुई तो कंडीशन पास्ट इंडिफिनिट में दी हुई है, पास्ट में दी हुई है, तो रिज़ल्ट के साथ तो वुड आना चाहिए। तो यहाँ पे द टीचर वुड, अब वुड के साथ तो आपको पता है वुड क्या है, एक मॉडल्स है, और मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो स्कॉल्डेड नहीं होगा वहाँ पे, खाली स्कॉल्ड होगा, देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ईशा ब्रॉट द नोट्स आई वुड आस्क हर टू ब्रिंग दैम। देखो बेटा, पहले आप उसको लाने के लिए बोलोगे, उसके बाद ही तो वो नोट्स लेके आएगी। ठीक है, अगर बोलोगे नहीं तो नोट्स क्यों लेके आएगी वो? तो यहाँ पे यही बात निकल के आ रही है। तो हमें ये देखो पहचानना होता है कि कंडीशन कौन सी है, रिज़ल्ट कौन सा है। कई बार इस तरीके की बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट कौन सा है, कंडीशन कौन सी है, तो ये चीज़ भी हमें पहचाननी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई पहले जो है कंडीशन हुई कि मैंने उसको नोट्स लाने के लिए बोला। तो ये अब देखो यहाँ पर जो है वह लाई, तो पास्ट की बात हो रही है, लाई ब्रॉट दिया हुआ ब्रिंग की बजाय। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं तो कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ आई आस्क्ड। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हर टू ब्रिंग देम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पर इफ़ क्या कर रहा है, इफ़ को हटा देंगे, ईशा और ब्रॉट की जगह, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट की बात होगी तो रिज़ल्ट तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। तो ईशा वुड ब्रिंग द नोट्स। क्लियर, चलिए बेटा इससे आगे देखते हैं। अगली जो बात है उसमें आपको पता होगा ये भी अच्छे तरीके से कि अगर इफ़ वाली जो कंडीशन दी होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती हैं तो उसके साथ रिज़ल्ट जो होता है वो वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ होता है। तो चलिए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ रोहन हैड, अच्छा सेव्ड है, ठीक है, इफ़ रोहन हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव बाय अ स्कूटर है ये। ठीक है, स्कूटर कर लेना इसको। तो यदि रोहन सेव करेगा मनी उसके बाद ही तो वो जो है स्कूटर लेगा। ये पास्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे हो गया कि यदि रोहन ने पैसे सेव किए होते तो वो एक स्कूटर खरीद लेता। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो कंडीशन के अंदर तो वो जो होता है अनफुलफिल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो जो मतलब आप ये कह सकते हो कि वो जो है कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है, जो ठीक है जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके की बात होती है, ठीक है। नेगेटिव सेंस एक निकल के आती है, ये भी आप एक बार समझ लीजिए जब भी पास्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा या इससे पहले वाले सेंटेंस में देखा, तो वहाँ पे जो था कि यानी कि वो जो कंडीशन जो दी हुई थी उसके साथ जो रिज़ल्ट दिया हुआ था वो कंप्लीट नहीं था, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़े से ध्यान रखनी होगी, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे। तो अब यहाँ पे जो है यानी कि रोहन ने जो है यहाँ दिया हुआ, रोहन ने पैसे सेव नहीं किए जिससे कि वो नहीं खरीद सका, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इसके अर्थ को समझा जाए तो देखो, एक क्या होता है कि सीधा सीधा जो है उसको ट्रांसलेट करना ही मतलब नहीं होता, ठीक है। ट्रांसलेट वो एक इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। यहाँ पे जो होता है हमें उसके जो है समझना होता है कि उसके अंदर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं कि एग्जैक्ट उसको वैसे कर दिया। तो यहाँ पे जो है इफ़ रोहन हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव, देखो वुड के साथ अगर हैव दिया हुआ है तो यहाँ बाय की जगह बॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। कभी भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, हम टेंस में बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। इसी वजह से जो है पहले मैंने टेंस की शुरुआत की थी, उसके बाद ये कंडीशन सेंटेंस करवा रहा हूँ क्योंकि ये उसी पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात थी, पास्ट परफेक्ट की बात थी, तो आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई। और ये आपको पता है कि ये कंडीशन है क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि कंडीशन कौन सी है और रिज़ल्ट कौन सा है, ये हम समझ चुके हैं अच्छे तरीके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव नॉट कम हेयर, ये हेयर कर लेना हर की जगह। तो अब बेटा यहाँ पे क्या है, इफ़ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले कहा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है चीज़ें तो समझ में आ गई कि अभी पहले ये वाली कंडीशन होती तो ये वाला रिज़ल्ट होता, ये वाली बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे गलती क्या है, आपने देखा हैड के साथ टोल्ड लगा, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हुआ। अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ। अब दूसरी बात क्या है, जो हमने टेंस में सीखा था, हमने देखा था अगर किसी में भी दो बार दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज़ होता है, ठीक है। जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि वुड जो है पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट लगेगा, ना कि हैव के बाद, ठीक है। ये चीज़ हमने टेंस में की थी। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये जो है कैसे हो रहा है, तो पहले एक बार टेंस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। टेंस की मैंने छोटे वीडियो भी बनाई है जिससे कि आप जो है ज़्यादा दिक्कत ना है। कई बार क्या होता है, एक बड़ी वीडियो जब देखते हैं ना तो कई बार हम बोर होने लग जाते हैं या चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसको कब बताइए, मैंने छोटे उसके जो है मैंने एक टेंस को पकड़ के चला हूँ, जहाँ पे लगा कि हाँ आप थोड़ा सा आप सीख गए होंगे, तो वहीं मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है वीडियो को। अदरवाइज़ मैंने छोटे वीडियो ही लेके चला हूँ एक टेंस की। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ कार्तिक had solved the question he would have understood it कर लेना, यहाँ पे बेटा understood है, फिर उसके बाद it है। तो अब यहाँ पे देखो, यदि कार्तिक had solved the question, तो पहले कार्तिक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा या पहले उसको अंडरस्टूड करेगा, मतलब उसको समझेगा। आप ये देखो, अंडरस्टैंड किया पहले उसने क्वेश्चन को या पहले सॉल्व कर दिया, बेटा पहले समझेगा क्वेश्चन को उसके बाद ही तो सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर देखा तो कंडीशन और रिज़ल्ट में थोड़ा सा हेरा फेरी कर दी, तो इफ़ जो लगा दिया वो रिज़ल्ट के साथ लगा दिया, तो यहाँ से इफ़ को हटाएंगे, कंडीशन के साथ इफ़ आएगा। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ देखा इफ़ यहाँ लगाया, पास्ट की बात हमें यहाँ नज़र आ रही है, वो भी वुड प्लस हैव के साथ। जब ऐसे कुछ नज़र आया तो हमें समझना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट की बात होनी चाहिए थी इसके अंदर। तो जब इफ़ वाली कंडीशन यहाँ आ गई, तो इफ़ ही, तो वुड हैव जो यहाँ पे लगाया हुआ इसकी जगह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो इफ़ ही हैड अंडरस्टूड, ठीक है, इट।
ये आपको समझना होगा कि कंडीशन जो है वो पास्ट परफेक्ट होगी, ना कि रिज़ल्ट पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट है। वहाँ पे जानबूझ के वो दे दिया कि इफ़ जो है यहाँ लगा दिया और आपने देखा कि यार इफ़ के साथ तो पास्ट परफेक्ट ही लगा हुआ है, इफ़ कार्तिक हैड सॉल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो उसके साथ ही वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई। बिल्कुल सही, आप इसको सही करके आ जाओगे। ठीक है, आप इसको सही करके आ जाओगे, लेकिन हमें जो है बेटा उसकी तह तक जाना है, उसको समझना है क्वेश्चंस को। इंग्लिश में देखो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है। हम क्या होता है रट्टाफिकेशन हम शुरू कर देते हैं, रट्टाफिकेशन शुरू कर देते हैं। हमें ये बता दे किसी ने इफ़ के साथ में अगर हैड प्लस थर्ड जो है थर्ड फॉर्म दिए हैं, तो अब जो है कॉमा के बाद जो दिया होगा वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी होगी। ये हम रट्टाफिकेशन होती है। लेकिन अगर आप इसको समझो कि कंडीशन कौन सी है, रिज़ल्ट कौन सा है, तो आप आसानी से इसको कोई भी कितने से बेकार उसको तोड़ के उसको दे दिया जाए सेंटेंस को, तो आप इजीली समझ लोगे कि यार ये कंडीशन है, ये रिज़ल्ट है। तो इसी चीज़ को समझना होता है बेटा। आप जो है अगर एक बार ये चीज़ समझ गए तो कभी मार नहीं खाओगे। क्लियर? तो यहाँ हम यहाँ देखते हैं, तो ये वाली तो यहाँ पे तो क्लियर कर ही दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो कार्तिक इफ़ तो हटा दिया, उसके हैड सॉल्व की जगह आ जाएगा वुड हैव सॉल्व्ड। ठीक है, तो हैड हट जाएगा यहाँ पे, उसकी जगह वुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए एक अगला दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है एरर फाइंडिंग में इस तरीके से दिया होता है, इफ़ शिखा फाइंड्स मी absent she would call my parents। ठीक है, और डी पोर्शन में जो दिया होगा इसके बाद नो एरर दिया होता है। ठीक है, डी पोर्शन, सी पोर्शन तक यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डी वाला हाइड हो रखा है, तो डी वाले में जो है नो इम्प्रूवमेंट, वो सॉरी नो एरर की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, इफ़ शिखा फाइंड्स मी एब्सेंट, यदि शिखा मुझे एब्सेंट पाती, तो यहाँ बेटा फाइंड्स जो है प्रजेंट इंडेफिनिट, तो प्रजेंट इंडेफिनिट है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। वुड यहाँ क्या कर रहे हैं, वुड कटाएंगे और यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ दे रोट ऑल द आंसर्स, यानी इसमें देखो ऊपर वाले में सी वाले में गलती थी, आपको इस तरीके से पूछा जाता है, वहाँ पे करेक्ट करने की लिए नहीं पूछा जाता है, गलती कहाँ है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वुड वाले में गलती है, विल आना चाहिए। चलिए सेकंड वाला देख रहे थे हम, इफ़ दे रोट ऑल आंसर्स द टीचर विल अप्रिशिएट कर लेना देम। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इफ़ दे रोट ऑल द आंसर्स, अगर उसने वो सारे आंसर लिखता तो टीचर उसको अप्रिशिएट करता। तो अब यहाँ पे रिज़ल्ट जो हुआ टीचर उसको अप्रिशिएट करने का हो, तो वो अगर कंडीशन पास्ट में दी हुई है तो रिज़ल्ट में विल की जगह वुड आएगा। क्लियर? चलो तो यहाँ तक हो गया, इससे आगे चलते हैं। अब बेटा जो थर्ड वाला देखते हैं, इफ़ करण वुड फेस डिफ़िकल्टी ही मिस द क्लास, तो बेटा क्लास मिस करेगा उसके बाद ही तो उसको डिफ़िकल्टी फेस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही तो डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा। तो हमें यहाँ देखा कि यार इफ़ तो गलत जगह लगाया हुआ है, इफ़ तो रिज़ल्ट के साथ लगा दिया जो कि गलत है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बेटा इफ़ जो है अपनी जगह सही पोजीशन पर लगाएंगे, यहाँ से इफ़ को हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। बाकी चीज़ अगर यहाँ देखते हैं तो इफ़ के साथ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो रिज़ल्ट जो होगा वो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर बस विल इफ़ की ही गलती थी कि इफ़ गलत जगह दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ माई फ्रेंड हैड सीन मी ही वुड स्टॉप्ड हिज कार, नो एरर। तो बेटा अगर देखो क्या हुआ, इफ़ माई फ्रेंड हैड सीन मी, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे देखा होता तो कार स्टॉप की होती। तो बेटा यहाँ पे देखो पास्ट की एक परफेक्ट की बात होगी, हैड सीन, तो यहाँ पे वुड प्लस है
यहाँ पे थोड़ी सी और भी गलती है, ठीक है। मैंने जो करेक्शन जो की हुई है, देखो कई यही चीज़ है कि कई बार जब हम वैसे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो है वुड के साथ में हैव भी यहाँ पे देना था, ठीक है। हैव आएगा और उसके बाद में स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप की जगह स्टॉप में कर ही रखा है, तो इस तरीके से हो जाएगा हिज कार। क्लियर। तो यहाँ पे सी वाले पोर्शन में गलती है। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ राखी वेटेड फॉर टर्न शी विल गेट द चांस, और डी वाले पोर्शन में दे दिया नो एरर। तो अब यहाँ देखो, यदि जो है राखी को जो है वेट किया टर्न के लिए, तो उसके बाद गेट अ चांस, तो उसके बाद ही तो उसको एक चांस मिला, तो ये बिल्कुल सही है भाई। ये कंडीशन दे दी और ये रिज़ल्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ देखी कि बेटा कंडीशन जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो रिज़ल्ट के साथ वुड प्लस में थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विल क्या कर रहा है यहाँ पे, विल को हटाकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ शी हैड सीन मी शी वुड टॉक टू मी। तो बेटा यहाँ भी देखते हैं हैड सीन, पास्ट परफेक्ट, हैड सीन पास्ट परफेक्ट, तो रिज़ल्ट जो होगा वो वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। वुड के साथ हैव लगा देंगे और टॉक को टॉक्ड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ करण हैड हिज कार ही वुड लैंड इट टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर दिया हुआ। अब बेटा यहाँ पे देखो ये कंडीशन आ गई, हैड अ कार, उसके पास होती पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, नो एरर की बात हो जाती है। क्लियर। चलिए 8वां देखते हैं हम। अब 8वें में देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ माई फ्रेंड वुड हैव कम ही वुड हैव हेल्प्ड मी। बेटा एक चीज़ देखो, ये आपका कंडीशन है और ये रिज़ल्ट है, तो अब कंडीशन में वुड हैव दिया हुआ है, रिज़ल्ट में भी वुड हैव दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है बेटा, अगर रिज़ल्ट में वुड हैव आता है तो कंडीशन तो पास्ट इंडिफिनिट होती है, तो यहाँ पे वुड हैव क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली हैड आना चाहिए, ठीक है। चलिए आई थिंक ये समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं बेटा। तो 9th वाला देखते हैं हम। तो यहाँ दिया हुआ है इफ़ राज हैड डोनेटेड मनी ही वुड फील हैप्पी, और डी में नो एरर। तो आप ही देखो यहाँ पे जब बात की जाए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हम ये देखो यहाँ पे जब भी एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ये ध्यान रखना कि ए पोर्शन सही है तो बी वाले में गलती हो सकती है, बी सही है तो सी वाले में गलती हो सकती है। आपको शुरुआत से जो लाइन दी है उसको सही मान के चलना है, ठीक है। ये एक तरीका होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ए वाला पोर्शन में गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी दी होती है बी और सी में, जिसे पता चलता है कि हाँ ये वाला टेंस या फिर कोई और जो भी मिस्टेक्स है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो आगे समझेंगे वो भी। अभी आप यही मान के चलो कि शुरुआत वाले पोर्शन को हम सही मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला देखा हमने, इफ़ कीर्ति हैज़ completed his task he will inform us no error। तो अब यहाँ पे बात की जाए तो इफ़ कीर्ति हैज़ completed, तो प्रेजेंट की बात हो गई, तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो हुआ वो आपका फ्यूचर में हुआ, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, ठीक है। अगला देखते हैं। राखी वुड आंसर अस इफ़ वी आस्क्ड हर, ठीक है। तो अगर हम ने उससे पूछें, ठीक है, पूछते तो वो सही आंसर दे। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आया, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो एरर। अगला हम देखते हैं। दे वुड हैव सर्व्ड द गेस्ट इफ़ दे हैड द इंफॉर्मेशन। अच्छा यहाँ दिया हुआ इंफॉर्मेशन, नो एरर। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
तो दे वुड हैव सर्व्ड द गेस्ट। अगर कब करेंगे, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिए तो पास्ट परफेक्ट की बात हुई। तो पास्ट परफेक्ट की बात हुई तो यहाँ पर एक हैड जो है ये वाला, ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में जो है हैड एक और आ जाएगा। ठीक है, हैड। तो यहाँ पे था हैड, ये पास होने, एक हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब से हो गया, एक हैड का मतलब पास होना हो गया कि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसलिए 2 बार हैड आएगा यहाँ पे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो अभी हमने देखा ऊपर जो कौन सा था, हाँ 10वां वाला जो था, 10वें में एक चीज़ देखा था कि वहाँ पे इफ़ कीर्ति हैज़ कंप्लीटेड ये लिखा था। तो बेटा अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन यही बताती है। अभी तक हम ये देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं होता। आप ये देखो अगर प्रेजेंट इफ़ जो है यानी कंडीशन वाली जो बात है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, लेकिन रिज़ल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। चलिए एक एग्जांपल अगला भी देखते हैं। तो यहाँ पे दिया इफ़ मानसी इज़ वर्किंग बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस हेयर, आई विल नॉट डिस्टर्ब हर। तो ये नो एरर हो जाए क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखा हमने, तरुण वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस इफ़ आई आस्क्ड हिम येस्टरडे। ये बेटा येस्टरडे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे जाके यस यहाँ लिखा है और येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे ये पूरा इसको यहीं, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ये येस्टरडे। ठीक है, ये येस्टरडे है ये पूरा। तो आप एक चीज़ देखो कि तरुण वुड हैव सॉल्व। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है हमें, हम देखें कि यार कि कंडीशन जो है, हम अभी तक देख रहे थे कि ए वाले पोर्शन को हम सही मान के चलते हैं, ए वाले पोर्शन को सही मान के चलते। तो हमने यहाँ सही माना कि वुड यहाँ पे हैव सॉल्व दिया हुआ, तो इस वाले को पास्ट पास्ट परफेक्ट कर दें, तो हम ये सोचते। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया जिसको कहा गया येस्टरडे, ये एक वर्ड आया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ये, तो ये एक वर्ड जो है येस्टरडे से हमें पता चला, जो हमने टेंस में पढ़ा था, टेंस में एक चीज़ बताया गई थी कि येस्टरडे जो दिया होता है वो हमेशा कब होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो ये वाली कंडीशन, तो पास्ट इंडेफिनिट अपनी जगह ठीक है। तो इसका मतलब ए वाले पोर्शन में गलती है, तो वहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वुड हैव सॉल्व्ड की जगह वुड सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जब चीज़ें हम देखते हैं आगे, तो वैसे तो ए वाले पोर्शन को हम सही मान के चलते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके का कहीं ना कहीं एडवर्ब कुछ लगा दिया, येस्टरडे का एडवर्ब लगा दिया, टाइम एडवर्ब, तो उससे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इफ़ किरण हैड प्रिपेयर्ड इन एडवांस शी वुड स्कोर्ड गुड मार्क्स। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करते हैं कि यदि जो है किरण ने हैड प्रिपेयर्ड, अच्छे प्रिपेयर किया होता एडवांस में, तो यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट हुआ, तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाले पोर्शन में गलती, क्योंकि यहाँ वुड के साथ सिर्फ स्कोर्ड दिया हुआ है, ये इसके वुड और स्कोर्ड के बीच हैव भी आएगा। अगला देखते हैं फोर्थ वाला हैड। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस जो हैड अगर पहले दिया होता, कई बार इफ़ से शुरुआत ना होकर उसकी जगह एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते, जो कि ऐसे होना चाहिए था, इफ़ आई हैड नोन, ये ऐसे था, इट अर्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है। सॉरी, दोबारा से एक बार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब था कि इफ़ आई हैड
known it earlier, ठीक है, earlier आगे I would not have come here। तो ये चीज़ें तो थी, लेकिन अब यहाँ देखो इसको कई बार क्या होता है, इस वाले हेड को जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस हेड को हम क्या करते हैं कि इफ़ की जगह पर, ठीक है, जो इफ़ दिया हुआ है इस इफ़ की जगह पर इफ़ को नहीं लेते और इस हेड को पहले लेके आ जाते हैं। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इसको ज़रूरी नहीं हेड हो, कोई दूसरा भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इस जब हेल्पिंग वर्ब को हम शुरुआत में ले लेते हैं, इफ़ की जगह पे ले लेते हैं, तो इफ़ अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, इफ़ अपनी जगह से हट जाता है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है हैड आई नोन इट अर्लियर, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो इस वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है। यहाँ पे भी ये सेंटेंस सही दिया हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। बस वहाँ पे यही वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिफ नहीं दिया हुआ है, हेड से शुरू किया हुआ है, तो हेड से शुरुआत हो सकती है। इन्वर्जन इस तरीके को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन। देखो बेटा, हाइपोथेटिकल कंडीशन कहा जाए या फिर इमेजिनेशन कहा जाए, ये दोनों होते हैं। तो हाइपो को जो मतलब ओवर से होता है और थेटिकल जो है वो थीसिस से होता है, स्टेटमेंट से होता है, ठीक है। वो चीज़ें हैं जब हम वोकैब करेंगे तो वोकैब में चीज़ को समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको संधि विच्छेद करके हम वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता है इमेजिनेशन होती क्या है। आपको पता है कि बेटा जो चीज़ें होती है वो इमेजिन में होती है, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। जब इस तरीके की बात आती है, जब हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही शी इट हो, चाहे वो आई हो, चाहे वी वगैरह के साथ तो होता ही है, ठीक है, वी हो गया, यू हो गया, कोई भी हो सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात समझ में आती है कि एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में वुड का यूज़ होता है, ठीक है, उसके साथ में हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉरी वुड सॉरी वुड नहीं, वर का यूज़ करते हैं। गलती से वहाँ पे बोल भी वुड दिया और लिख भी वुड दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि लिखा सही जाता है और बोला गलत जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें गलत कर दी, ठीक है। वर का यूज़ होता है, कोई भी सब्जेक्ट। एक हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक चीज़ आता था, ऐसे करते थे छोटे छोटे, जब छठी या 7वीं क्लास में होते थे तो वहाँ पे ऐसे लिखने जाता था कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ़ आई वर, बेटा हमें तो पता है कि आई के साथ तो वॉज का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे वॉज की जगह वर दिया होता था कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। तो आप एक चीज़ देखो कि भाई वहाँ पे क्या वो था, जो हम जिस भी गाइड वगैरह से हम उसको पढ़ते थे, तो क्या वो गाइड का राइटर गलत था, उसको नहीं पता था कि आई के साथ तो वॉज होता है? नहीं बेटा, वो बिल्कुल सही था। गलती क्या थी कि हम जो है हम उतने लेवल पे नहीं थे कि हम उसको समझ पाए। यहाँ पे कंडीशन लगी होती है जो इमेजिनरी होती है, यानी कि इमेजिनेशन वाली कंडीशन हो गई। ये वो बात हकीकत नहीं है, वो एक सिर्फ आपकी कल्पना है, ठीक है। कल्पना में जब बात होती है तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट की बात क्यों ना हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, तो अब यहाँ देखते हैं, एक बार समझते हैं। तो अब जो है देखो, ये हो गया। तो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई वॉज इन मुंबई आई वुड लिव हैप्पीली। तो बेटा अब यहाँ पे कह रहा है अगर मैं मुंबई होता तो हैप्पीली रहता, खुशी से रहता। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन तो है, क्योंकि मुंबई में नहीं रहता, मुंबई में नहीं रहता। तो यहाँ इफ़ के साथ आई के साथ वॉज नहीं वर आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ आई वर अ किंग
आई विल रूल द वर्ल्ड। अगर मैं एक राजा होता तो मैं वर्ल्ड को चलाता, शासन करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात क्या आ रही है बेटा, इफ़ यहाँ पे आई के साथ तो वर दे दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा तो है नहीं ना। कंडीशन जो है इमेजिनेशन की बात हो गई है, तो इमेजिनेशन की वजह से वर तो आया। अब वर तो पास्ट का वर्ड है, पास्ट इंडिफिनिट को बताएगा। यहाँ पे जब पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो वहाँ पे विल नहीं आएगा, वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ शी वॉज अलाइव she would manage the show। तो अब यहाँ पे बात हुई कि अगर वो ज़िंदा होती तो मैनेज करती शो को, तो इसका मतलब वो ज़िंदा नहीं है। वो एक कंडीशन कौन सी है, इमेजिनेशन वाली कंडीशन है। इमेजिनेशन वाली कंडीशन है तो वॉज की जगह वर आएगा। इफ़ करण वॉज हेयर ही वुड लैंड मी सम मनी। तो बेटा करण यहाँ नहीं है, एक इमेजिनेशन वाली बात आ रही है तो वो हट के वर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। इफ़ आई वर यू यू वुड नॉट हेल्प। अच्छा, एक चीज़ इसको भी समझते थोड़ा सा। दो बेटा, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं बताऊं तो पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मैंने नीचे रूल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ। इफ़ के साथ अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद कोमा लग के दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे वर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम समझ रहे हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन की बात है, तो इमेजिनेशन की जब बात होगी तो इफ़ के साथ जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट कोमा लगाकर यहाँ पर होगा, सेम होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अलग नहीं होगा। अब तक जितने भी हमने देखे वो सब में ये चीज़ देखी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं बेटा। 5 वाले में जब 5th वाले में देखते हैं तो यहाँ पर एक क्या चीज़ दे दी, यहाँ पे दे दी कि यहाँ पे इफ़ के साथ तो आई दे दिया, वर यू, हम यहाँ पर यू दिया हुआ है और इसको सही मान के हम इसको सही भी कर देते हैं कि यार सही है, यहाँ पे वर दिया हुआ है और यहाँ पे वुड दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन बेटा सब्जेक्ट तो अलग हो गया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू क्या कर रहा है, तो अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ भी आई होगा, तो ये सेंटेंस गलत है। क्लियर, ये चीज़ समझनी है। चलिए आगे देखते हैं 6th वाले में। इफ़ ही वर मी ही वुड कैंसिल द ट्रिप। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि इफ़ ही जो है एक सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस की जो तुलना हो रही है वो भी सब्जेक्टिव केस के साथ होगी। तो यहाँ मी क्या कर रहा है, यहाँ पे आई होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट वाला देखते हैं। वर, देखो वर पहले आ सकता है क्योंकि अभी बताया था इन्वर्जन होता है, तो वर पहले आ गया। यानी कि ये जो सेंटेंस था ये कुछ ऐसे था, इफ़ आई वर। ठीक है, इफ़ आई वर ऐसे करके सेंटेंस था, वर पहले लगा दिया तो इफ़ को हटा दिया, तो वर आई हर। बेटा हर नहीं होगा क्योंकि जब सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ होगी तो हर की जगह शी होगा। ठीक है, वर आई शी कोमा। तो अब यहाँ पे बेटा आपको पता है जो सब्जेक्टिव के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे शी क्या कर रहा है, शी तो कंडीशन बताने के लिए यूज़ किया गया, तो शी नहीं है, वहाँ पे आई होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा यहाँ का कंडीशन का वही तो रिज़ल्ट का सब्जेक्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ के साथ ही हम जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं। कई बार इसकी जगह आई विश दिया होता है, वुड दैट दिया होता है, ओ दैट दिया होता है, बहुत सारे सपोज़ वगैरह बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से दिए होते हैं, तो कोई भी वर्ड हो सकता है, तो उसके साथ भी ये कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि आई विश, इफ़ की जगह लगा दिया आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, या फिर आई वर अ ब्रिटिश, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे दिया वुड दैट माय फ्रेंड वर अलाइव, काश मेरा दोस्त ज़िंदा होता। ठीक है, तो उसका दोस्त ज़िंदा नहीं है, तो एक कंडीशन
जो है क्या है, इमेजिनेशन वाली बात है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है, जबकि फ्रेंड तो सिंगुलर है। चलिए, अच्छा ये चीज़ जो है मैंने टेंस में करवा रहा था, मैंने कहा था बाद में एक बार करेंगे जब हम कंडीशन को देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे तो वहाँ इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को समझते हुए हम इसको करते हैं। तो एक चीज़ देखो, कभी भी इट इज़ जो टाइम दिया होता है, इट इज़ टाइम जो दिया है ये एक इमेजिनेशन को बताता है। ठीक है, इट इज़ टाइम दिया हो, इट इज़ मोमेंट लिखा हो, ये जो होगा इट इज़ टाइम, इट इज़ मोमेंट, इट इज़ कई बार हाई टाइम दिया हो, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इमेजिनेशन को बताते हैं। जब ये इमेजिनेशन को बताते तो इमेजिनेशन का अभी हमने देखा कि इमेजिनेशन तो पास्ट में होता है, इमेजिनेशन तो पास्ट में होता है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। अभी वुड प्लस थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अभी हम देख रहे थे, इससे पहले के जो एग्जांपल देखे, जो भी इमेजिनेशन के एग्जांपल देखे, इमेजिनेशन में बताया ना कि वर आता है, हर जगह वर आता है, चाहे वो आपकी प्रेजेंट की बात हो, क्योंकि इमेजिनेशन तो हमेशा पास्ट में ही लिखा जाता है। जब इट इज़ टाइम का यूज़ हम इमेजिनेशन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ टाइम का यूज़ इमेजिनेशन के रूप में कर रहे हैं, तो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। इमेजिनेशन तो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। ठीक है, इसी वजह से जो हमने टेंस जब किया था, टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस किया था, वहाँ मैंने बताया था कि इट इज़ टाइम जब लिखा होगा तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट दिया है तो वो हमें अपने साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आता है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बात समझ आ गई। तो इट इज़ टाइम वी कंप्लीटेड हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट लिखा था ना कि कंप्लीट की कौन सी वर्ब आएगी, कंप्लीटेड द वर्क। इसका जो मतलब है ना, यहाँ हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, इस समय तक हम अपना काम ख़त्म कर लेते, काम ख़त्म नहीं किया, कर लेते। ठीक है, तो इस समय तक हम अपना काम ख़त्म कर लेते। पास्ट के एक कंडीशन को बताया गया, कौन सी, इमेजिनेशन वाले, कि काम तो ख़त्म हुआ ही नहीं, इमेजिनेशन था कि कर लेते। अगर देखें इट इज़ हाई टाइम, तो हाई टाइम भी लिखा होगा तो वहाँ पे भी जो है सेकंड फॉर्म द वर्ब आएगी, यहाँ केम हो जाएगा। थर्ड में देखते इट इज़ राइट टाइम, राइट मोमेंट या राइट टाइम लिखा हो, वहाँ भी बात यही है। तो यहाँ पे अरुण जो सब्जेक्ट दिया उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक। इट इज़ द बेस्ट टाइम, अच्छा अब बेस्ट लिखा आ गया जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट जो एक सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है बेस्ट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब आपका लिखा होता सुपर डिग्री की बात की जाए, हम ये कहते हैं कि जब सुपर डिग्री दी होती है ना, तो बेटा वहाँ पर जो है ना वो इमेजिनेशन नहीं होती। इमेजिनेशन क्यों नहीं होती कि वहाँ पर दे दिया इट इज़ द बेस्ट टाइम। अगर इट इज़ द बेस्ट टाइम दे दिया कि ये जो है ये समय जो है बहुत ही अच्छा था या बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये देखो किसी एक पर्टिकुलर समय के बारे में एक अच्छा बताया जा रहा है, तो यहाँ इमेजिनेशन की बात ही नहीं ना, यानी कि वो हकीकत में बात हुई है, कोई बात हुई है, हकीकत में बात हुई है। तो हमने वहाँ पे देखा क्या हुआ, विन द प्राइज़। तो यानी कि वो बात कर रहा है कि ये बहुत अच्छा एक समय है जब उसने प्राइज़ जीता। ठीक है, जब उसने प्राइज़ जीता था। तो यहाँ पे जो बात है इमेजिनेशन की बात नहीं रही, तो यहाँ पे जो बात आ गई वो किसकी बात आ गई, वो जो है जब भी देखो सुपर डिग्री जब भी दिया हो तो वहाँ पर उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट की बात होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट की बात होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पे ये इमेजिनेशन नहीं होती, ध्यान रखना, सुपर डिग्री लगी होगी तो इमेजिनेशन नहीं होती और सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला भी देखते हैं। इट वॉज द सेकेंड टाइम, इट वॉज द सेकेंड टाइम। देखो यहाँ पे ऊपर है ना, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इट इज़ द बेस्ट टाइम दिया था तो यहाँ पे हमने
प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। अगर यहाँ पे इट वॉज होता, जैसे कि नीचे दिया हुआ इट वॉज होता, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है हमें। तो यहाँ पे परफेक्ट लेके चलना है कि अगर सुपर डिग्री दिया हुआ तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। तो वो टेंस पे निर्भर करेगा कि वो प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है। तो ऐसे ही सेकंड, देखो अब यहाँ सेकंड टाइम की बात होगी कि सेकंड टाइम, भाई ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, तो ये क्या है, ये ऑर्डिनल जो नंबर दिए होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे भी बात वही आगे कि भाई ये पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, ये सेकंड टाइम हो रही है। तो यहाँ पर जब है तो इमेजिनेशन नहीं रही, क्योंकि हो चुकी है, हकीकत है। तो यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखा हमने वॉज द सेकंड, तो वॉज दिया हुआ पास्ट का, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड कोट। ठीक है, नेक्स्ट वाला है शी विशेज़ दैट शी क्वालिफाइड द दिस एग्ज़ाम। ठीक है, क्वालिफाइड आ जाए क्योंकि यहाँ पे हमने देखा शी विशेज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन की बात होगी। जब इमेजिनेशन की बात होगी तो क्वालिफाई को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आरुष, ठीक है, थोड़ा सा मैं वैसे कर ले, तो आरुष विश्ड दैट, अब भाई विश्ड की बात कर दी, आरुष विश्ड यानी कि इमेजिनेशन की बात होगी, इमेजिनेशन की बात है, तो यहाँ पर बिकम जो है, ठीक है, यहाँ पे हैड बिकम होगा। अच्छा वही, ठीक है, समझ गए होंगे ये, क्योंकि पास्ट की, देखो ध्यान रखना पास्ट की बात है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ इसीलिए परफेक्ट जो लगा वो भी पास्ट का लगा। अगर यहाँ पे बात जो है वेस्ट के जो है दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात होती ना, विशेज़ होता, तो यहाँ पे सीधा पास्ट होता, यहाँ पे बिकम की जगह बिकेम हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें पता ही है। अच्छा एक चीज़ और है, अगले वाले में दिया हुआ 8th वाले में, इट इज़ टाइम। अगर इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो टू लग कर आती है, तो टू शट, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो टू शट द डोर। ठीक है, ये चीज़ भी एक चीज़ है। देखो जो मैंने बताया अभी वो एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ भी कि इट इज़ टाइम है या मोमेंट है, तो इमेजिनेशन को बताते हैं, तो उसके सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म द वर्ब आती है। अगर यहाँ पे इट इज़ के साथ में सेकंड यहाँ पे दिया हुआ सुपर डिग्री दी है, सुपर डिग्री दी है, टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पर कहीं पे भी इमेजिनेशन की बात नहीं होती, तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट टेंस लगता है। अगर वहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगला भी देखते हैं, इट इज़ ऑर्डिनर। ऑर्डिनर नंबर होते हैं जी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से नंबर लिखा हो, फिर टाइम लिखा हो, तो वहाँ पे भी वो क्या होता है, वो तो बेटा कभी ना कभी हकीकत हुई होती है, उसके बारे में कह रहे सेकंड टाइम हो वो हकीकत हुई है, तो इमेजिनेशन तो रही नहीं, तो इसीलिए इसके साथ भी परफेक्ट का यूज़ होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। और इट इज़ टाइम में मैंने अभी बताया कि इट इज़ टाइम दिया हो और उसके साथ सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए आगे अगला एग्जांपल दिया हुआ, आई विश वर अ किंग। देखो आई विश वर अ किंग अगर दिया होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे वर की जगह बिकेम भी लगा सकते हैं, बिकेम लगाना भी गलत नहीं होगा, वो भी तो आपको पता है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट की बात होती है तो लगा सकते हैं। तो आई विश्ड आई हैड बिकम अ किंग, तो बेटा वही है, अगर यहाँ पे विश की जगह विश्ड दिया है तो यहाँ पर आई के साथ में यहाँ पे भी परफेक्ट की बात हो जाएगी, तो हैड बिकम हो जाएगा, हैड बिकम अ किंग। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं बेटा इससे। अदर कंडीशनल सेंटेंसेस, तो अदर कंडीशनल सेंटेंसेस को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अदर कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि जो है इट के इफ़ के अलावा जो है, इस वाले के अलावा जो है कौन कौन से आपके रहते हैं, तो एक ये दिया हुआ है, इफ़ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इफ़ वी बॉल द वाटर इट विल इवेपोरेट। अच्छा एक चीज़ को हम जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है क्या,
यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है, आप सभी को पता होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं बेटा? ठीक है, सभी को पता है, नहीं पता हो तो थोड़ा सा हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो होता है जो साइंटिफिक किसी बात को बताता है, मैथमेटिकल किसी बात को बताता है, फिलोसफी के बारे में बताता है। ठीक है, इस तरीके की बात जब बताई जाती है या और भी इस तरीके की जो भी बात हो, तो वहाँ पर क्या होता है, इसी को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। जैसे साइंटिफिक होगी, तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा। ठीक है, उड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, साइंटिफिक बात है। जब ये साइंटिफिक बात है तो यहाँ पे विल नहीं आता, ये दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट में ही रहेंगे। ठीक है, तो इफ़ के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद कॉमा लगकर जो दूसरा जो टेंस होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। क्लियर? यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ नहीं होगा जो कि जनरली होता है। इफ़ यू ड्रॉ पैरेलल लाइन, ठीक है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। देखो बेटा यहाँ पे बात होगी, इंटरसेक्ट है। अब यहाँ पे बात हुई बेटा मैथमेटिकल बात हो रही है, पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे विल क्या कर रहा है, विल नहीं आएगा, कि दोनों प्रेजेंट में होने चाहिए। अगला हम देखते हैं, इफ़ वी हेल्प अदर्स दे विल हेल्प इन रिटर्न। बेटा ये फिलोसफी है कि अगर हम दूसरों की जो सहायता करेंगे तो वो भी हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इफ़ वी हेल्प अदर्स दे हेल्प इन रिटर्न, तो यहाँ विल नहीं आएगा। क्लियर? तो ये बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। अभी बेटा हम एक चीज़ देख रहे थे कि प्रेजेंट, अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो रिज़ल्ट के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। चीज़ें चल रही थी, समझ रहे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब यहाँ पर बेटा विल देते हुए भी विल को क्यों काट दिया गया? विल को क्यों काट दिया गया? उसकी जगह कैन क्यों लिखा गया? बेटा कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी काम, कई बार कई कार्य होते हैं वो किसी न किसी के मूड पे डिपेंड करते हैं, मूड पे डिपेंड करते हैं। तो जब मूड पे डिपेंड करते हैं तो वहाँ पर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडल का यूज़ करते हैं। तो मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो हमने यह देखा कि इफ़ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। तो अगर तुम्हें मेरी कार की ज़रूरत है तो तुम ले सकते हो या लोगे। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे डिपेंड क्या है, मूड पे डिपेंड है कि भाई उसकी मर्जी है, दे तो दे कार, नहीं दे तो ना दे, दे तो दे ना तो ना दे। बंदे की मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड पे डिपेंड करने वाली बात होती है तो वहाँ पर यहाँ पे विल हटाकर हमने कैन का यूज़ किया, मॉडल का यूज़ किया। अगला देखते हैं हम, इफ़ शी फील्स कफ शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, अगर जो है शी फील्स कफ, तो अगर उसको लगता है खांसी है, ठीक है, फील करती है खांसी, तो उसको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है फील कफ, तो अगर हम यहाँ देखें तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ, लेकिन डॉक्टर को दिखाना उस पर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसकी मर्जी, डॉक्टर को दिखाए तो दिखाए, नहीं दिखाए तो ना सही। जब मूड पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है नहीं करना, तो वहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल लगेगा कोई भी, जैसे यहाँ मस्ट लगा। हम जब मॉडल्स करेंगे तो वहाँ समझेंगे कैन का यूज़ कहाँ है, मस्ट का यूज़ कहाँ है, वहाँ पे इसको डीप में समझेंगे। बस अभी ध्यान रख लो कि विल नहीं आएगा। ठीक है, विल नहीं आएगा। और आपको 4 ऑप्शन जो भी दिए होंगे उसमें जो भी मॉडल होगा वो होगा, विल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। जब हम मॉडल्स करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को समझेंगे कि मस्ट की कहाँ आएगा, विल का, कैन कहाँ आएगा। ठीक है, इस चीज़ समझेंगे। आगे नेक्स्ट, इफ़ करण टेक्स मनी ही विल रिटर्न इट। अगर करण मनी लेता है तो उसको लौटा देगा। बेटा ये करण के मूड पे डिपेंड करता है। कई बंदे होते हैं ना, पैसा तो ले लिया, लौटाने के नाम पे उनका मूड चेंज हो जाता है। तो मूड चेंज हो जाता है बेटा, जब मूड की बात हो गई तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करोगे। लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि अगर हम बात करते हैं कि मूड के साथ साथ अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक दृढ़ निश्चय वाली बात की जाती है, तो अब यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर जो है दृढ़ निश्चय वाली बात की जाती है, तो यहाँ पर विल भी
एक अपनी बिल्कुल सही बात बताता है कि विल का यूज़ भी हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनरली क्या होता है कि जब कोई दूसरा बंदा कोई भी किसी को पैसे देता है तो जनरली यही सोच के देता है कि वो वापस लौटाएगा। और जब भी उसको पैसा देता है, ठीक है, जब भी उसको पैसा देता है कि हाँ ये बंदा लौटाता है पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब भी उसका बंदे का मूड जो है वो है उसको पैसा देने का, ना कि करण के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ों का यूज़ हम कर सकते हैं इस टाइप की कंडीशन में। विल भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन टोटली उसी के मूड पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे जो है उसके मूड पे नहीं, उसके नेचर, उसका नेचर क्या है वहाँ पे। तो जब वही, क्योंकि करण पैसे लेता होगा लौटा देता होगा, तो यहाँ पे उसके नेचर की भी बात होगी। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं, जो कि मूड के ऊपर बात करता है कि मूड भी बंदा हो सकता है, लेकिन अगर उसका नेचर ही ऐसा हुआ तो हम विल की बात भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है नीचे एग्जांपल में ये बताया हुआ भी है कि देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि देखो इफ़ दिया हुआ है, इफ़ के साथ कंडीशन जो दी है, कंडीशन के अंदर या तो परमिशन दी हो तो हम मे या कैन का यूज़ करते हैं, या एडवाइस दिया हो तो शुड या मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट रिज़ल्ट जो होगा उसमें मूड आना चाहिए, ठीक है, वो मूड आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, मूड आना चाहिए। तो अगर परमिशन की बात है तो उस मूड में, यानी कि उस रिज़ल्ट में जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुई वो नीचे दी हुई है कि यहाँ पे मे या कैन का यूज़ होगा, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए शुड या मस्ट का यूज़ होगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो इससे आगे देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ये वाले देख लेते हैं, फिर उससे आगे चलें। तो यहाँ दिया हुआ है, इफ़ यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स, ठीक है। इफ़ यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स। तो बेटा एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि जब रिज़ल्ट में सब्जेक्ट नहीं होता, अगर रिज़ल्ट में सब्जेक्ट नहीं होगा, देखो रिज़ल्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट का है, यहाँ सब्जेक्ट दिया ही है नहीं है, यू होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ। तो ये जो होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हो रिज़ल्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो मतलब सब्जेक्ट नहीं हो रिज़ल्ट में, तो हम क्या करते हैं कि मॉडल को, किसी जो भी मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगा उस मॉडल को कंडीशन में लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने मॉडल लगाया यहाँ पे कंडीशन के अंदर शुड, तो इफ़ यू शुड गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स, तो यहाँ पे मॉडल को लगाया, मॉडल ऑक्सिलरी जो है यहाँ पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ तान्या वेस्ट्स टाइम गाइड हर, बेटा यहाँ पे हमने देखा गाइड हर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो बेटा यहाँ पे जो बात हुई, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिसिंग है। जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पे कंडीशन के अंदर आपका है जो है मॉडल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ तान्या शुड वेस्ट टाइम। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ शी कम्स लेट। आपको पता मॉडल के साथ में ऐसे नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हटा दिया गया है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसा हटाया गया है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, डू नॉट इज कॉल्ड यानी कि बिना सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पे आ गया। तो हम नीचे इसके जो है बताया हुआ है कि किस तरीके से रहता है। तो ये चीज़ें रहती है कि इफ़ रिज़ल्ट अगर रिज़ल्ट में सब्जेक्ट नहीं होता तो मॉडल को कंडीशन में लगाते हैं। इफ़ के साथ सब्जेक्ट आता है, उस पर शुड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया किस तरीके से हम उसमें करते हैं। और इन्वर्जन में मॉडल पहले आ जाता है। इन्वर्जन अगर होगा तो मॉडल पहले आ जाएगा, यानी कि शुड जो है वो पहले आ जाएगा। शुड यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स, ठीक है। ये समझा होगा, इन्वर्जन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। बाकी जब हम आगे एडवर्ब वगैरह करेंगे वहाँ पे इन्वर्जन को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। बस अभी ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाता है, इफ़ हट जाता है। अगला हम देखते हैं कि इफ़ को इन केस के साथ देखते हैं। देखो इन केस और इफ़ में थोड़ा सा अंतर है। इफ़ जो है इफ़ उस कंडीशन के साथ लगता है जो पहले होती है,
और बाद में जो है रिज़ल्ट होता है। लेकिन जब हम इन केस की बात करते हैं तो वो जो कंडीशन होने वाली है वो बाद में होती है। ये किस चीज़ पे डिपेंड है, जैसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल LIC का होता है, पॉलिसी का होता है। पॉलिसी जब बेचने के लिए क्या होता है, जब कोई भी बंदा बेचता है तो देखो मैं इस पे ऐसा नहीं कर रहा कि किसी को कह रहा हूँ कि भाई वो बंदा गलत है, वो ऐसे करता है वैसे कर रहा है, बस लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये पर्सनली ना ले इस चीज़ को, ठीक है। तो एक चीज़ को बस समझते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस कोई लेते हैं तो उसके अंदर जो होता है, जो कंडीशन दी होती है, वो कंडीशन जो होती है वो इंश्योरेंस लेने के बाद की कंडीशन दी है कि अगर नहीं लिया ना तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि भाई ख़ासतौर पर लेडीज़ों को समझाने के लिए जो इंश्योरेंस के एडवाइज़र होते हैं वो मोस्टली आते हैं, क्योंकि लेडीज़ से जो है वो बड़ी जल्दी उनकी बातों में आ जाती है कि जी अगर देखो आपके हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, तो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो आपका क्या होगा जी। तो इस तरीके देखो बताने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखिए पहला देखा, तो ही विल गेट एन इंश्योरेंस, वह एक इंश्योरेंस लेगी। देखो लेगी ये बात की बात है, और इसके बाद दे दिया इन केस ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट। देखो अब यहाँ पे जो बात है, देखो एक्सीडेंट तो बाद में होगा, वो कंडीशन बाद में होगी, इंश्योरेंस तो पहले लेगी, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो जब ऐसा कुछ हो कि वो जो कंडीशन जो दी है वो बाद में की बात हो, तो वहाँ पर इन केस को लगाते हैं हम इफ़ की जगह, ठीक है। इन केस को लगाते हैं। अगला देखिए एग्जांपल देखते हैं कि ही विल क्लेम द इंश्योरेंस इफ़ ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट। बेटा देखो अब जब इंश्योरेंस लेने की बात हुई तो इंश्योरेंस पहले लोगे, एक्सीडेंट बाद में होगा, ठीक है, वो इन केस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि क्लेम जब लेंगे इंश्योरेंस का तो वो कब लेंगे, वो तो एक्सीडेंट होने के बाद लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एक्सीडेंट होगा। अगर यहाँ पे पहले वाली कंडीशन दी हुई है कि पहले होने वाले, तो वहाँ पे इफ़ का यूज़ होता, ना कि इन केस का, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो पहले भाई बारिश आएगी उसके बाद ही तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये पहले वाली कंडीशन होगी। तो इफ़ यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला में दे दिया कि इन केस इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला। तो बेटा अगर यहाँ पे क्या हुआ कि बंदा कह रहा है कि भाई अगर बारिश हुई मैं अपना अम्ब्रेला साथ ले जाऊँ, तो पहले भाई क्या होगा कि पहले अम्ब्रेला साथ ले जाएगा ना, पहले तो ये वाली बात होगी कि पहले अम्ब्रेला साथ ले जाएगा, उसके बाद ही तो बारिश होगी, यहाँ वाली बात। तो ये बाद में, तो जब ये बाद में बात है तो इन केस यहाँ पे ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा इससे आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि यहाँ पे अगर इफ़ दिया हुआ है तो इफ़ के साथ क्या होगा कि कंडीशन दी हुई है तो उसके बाद रिज़ल्ट बाद में होगा। लेकिन अगर इन केस दिया हुआ तो रिज़ल्ट से पहले कंडीशन होगी, सॉरी रिज़ल्ट के बाद कंडीशन होगी। और यहाँ पे क्या है ऊपर वाले में कि कंडीशन के बाद रिज़ल्ट होगा ठीक है। तो ये चीज़ें, चलिए आगे चलते हैं। सपोज़ प्रोवाइडेड दैट यानी बशर्ते की बात होती है। सपोज़ कई बार क्या होता है थोड़ा सा, चलिए पहले एग्जांपल देख लेते और कुछ नहीं है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ही कैन फिल दिस फॉर्म प्रोवाइडेड दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। तो अब क्या है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। तो भाई वह जो है फॉर्म भर सकता है बशर्ते उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोवाइडेड दैट का यूज़ करते हैं। दूसरा हम सपोज़ की बात करते हैं, तो सपोज़ इफ़ की जगह ही यूज़ होता है, जैसे कि सपोज़ योर ब्रदर कम्स लेट, ठीक है। व्हाट विल यू डू, विल यू के बाद डू है। तो यदि भाई तुम्हारा जो है ब्रदर लेट आता है तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे एक सपोजिंग वाली कंडीशन दे दी कि भाई कि सपोज़, ठीक है, कि ऐसा होता है, तो वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है। अगला दिया हुआ है, तो इस तरीके से मतलब इफ़ की जगह हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अगला हमने देखा सपोज़ इफ़। देखो जब सपोज़ का यूज़ ही इफ़ की जगह पर होता है तो सपोज़ के साथ इफ़ क्या कर रहा है, तो इफ़ नहीं आएगा, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो सपोज़ राहुल इग्नोर्स योर क्वेश्चंस विल यू टॉलरेट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं एज सुन एज वर्सेस
एज लॉन्ग एज, ये थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एज सुन एज जब दिया होता है वो इमीडिएट की बात करता है, और जब एज लॉन्ग एज दिया हो ड्यूरेशन की बात करता है। जैसे हम देखते हैं ही विल वर्क हेयर ही गेट्स हिज सैलरी। तो बेटा देखो अब जो है पहले बंदा काम करेगा, उस ड्यूरेशन के बाद ही तो उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ ड्यूरेशन की बात हुई कि भाई कुछ तो ड्यूरेशन, कुछ काम करना पड़ा है कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए, तो ही तो उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज आएगा। अगला हम देखते हैं ही विल लीव द कंपनी एज सुन एज ही गेट्स सैलरी। अब बेटा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बंदा दिमाग में ठान के बताए कि यार जैसे सैलरी मिलेगी ना वैसे ही रिजाइन दे दूँगा, कंपनी छोड़ दूँगा, तो सैलरी क्या वेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ ना कि भाई उसको जो है सैलरी मिली और सैलरी मिलते उसने नौकरी छोड़ी। जबकि ऊपर वाले में क्या था कि भाई काम किया था, एक लगातार ड्यूरेशन काम किया था, उसके बाद उसको सैलरी मिली थी, है ना। सैलरी मिलती है, भाई काम करते हैं उसके बाद ही सैलरी मिलती है, ड्यूरेशन को बताता है। लेकिन जब हम कंपनी को छोड़ने का फैसला किया हुआ तो अगर जैसी सैलरी मिली वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अच्छा, इफ़ के साथ अगर नोट दिया हो और वो जो है आपको कंडीशन को बताता है, ठीक है, वो कंडीशन को बताता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन को बताने के लिए हम अनलेस का यूज़ भी कर सकते हैं। इफ़ नोट ये नहीं कि गलत हो जाएगा, इफ़ नोट भी रहेगा लेकिन साथ में अनलेस का यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, लेकिन नोट होना ज़रूरी है। जब भी हम अनलेस लगाएंगे नोट नहीं होगा, और नोट की जगह ही हम अनलेस लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनलेस लग गया तो वहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ शी कम्स आई विल गिव हर सम स्नैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नोट की बात ही नहीं है, ये सही है। तो अगला देखते हैं, इफ़ शी प्रिपेयर वेल शी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ शी डज़ नॉट, देखो यहाँ पे नोट आ गया, डज़ नॉट, इसको जो है अनलेस के साथ भी बना सकते हैं। तो इफ़ शी डज़ नॉट प्रिपेयर वेल शी विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो अब यहाँ देखा कि बेटा ऊपर वाले में जो प्रिपेयर था सीधा सीधा तो इफ़ से में बना दिया, लेकिन जब यहाँ डज़ नॉट देखा तो डज़ नॉट देखते हैं, हमने देखा नोट आ गया तो नोट हो गया। तो यहाँ पर हम जो है इफ़ और नोट को हटाकर अनलेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस नेगेटिव वाले पोर्शन को हटाया हमने, और यहाँ पे क्या होगा, हम नोट के इफ़ नोट की जगह अनलेस का यूज़ करेंगे, और अनलेस स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अनलेस शी प्रिपेयर वेल, ठीक है, शी विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। क्लियर बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है टिल के साथ नोट। देखो टिल के साथ जब नोट होता है तो ये टाइम को बताता है, टिल के साथ नोट होना, तो इसकी जगह हम अनटिल का यूज़ कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना TIL लास्ट में लिखा हुआ है, एक एल हट जाता है, ठीक है। तो अनटिल यानी कि टिल के साथ अगर नोट दिया हुआ है तो उसकी जगह अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि टिल नोट लिखना गलत है, वो भी सही है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि बेटा अगर अनटिल लिख दिया तो उसके बाद नोट का यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल वेट हेयर टिल आई डू नॉट कॉल हर। तो टिल आई डू नॉट कॉल हर, तो नोट दिया हुआ, टिल दिया हुआ, तो यहाँ पे इसकी जगह अनटिल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शी विल वेट हेयर अनटिल आई कॉल हर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, यू कैन नॉट ओपन दिस बुकलेट अनटिल द एग्जामिनर आस्क यू। तो बेटा एग्जामिनर जब पूछेगा आपसे उसके बाद ही तो आप जो है बुकलेट को खोलोगे। तो यहाँ पे जो है आपकी कंडीशन है या एक टाइम के बारे में बात हो, टाइम की बात हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर ने टाइम देखा कि भाई 10 बज गए, आप अपने जो है बुकलेट खोल सकते हो, ठीक है। अगर 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू है तो ये टाइम के ऊपर बात होगी। तो यहाँ पर जो है हम अनटिल का यूज़ करते हैं, अनटिल द एग्जामिनर, क्योंकि उस टाइम जब वो बोलेगा उसके बाद ही खोलना है, ठीक है। जब जिस समय एग्जामिनर ने कहा, ठीक है, उसके तुमसे कहता है तो उस समय ही हमें बुकलेट को खोलना। तो यहाँ पे जो बात आ गई आपकी टाइम को लेकर आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, शी कैन नॉट ड्राइव अ कार अनलेस शी गेट्स अ ड्राइविंग लाइसेंस।
तो बेटा अब देखो यहाँ पे टाइम की बात नहीं है कि भाई टाइम है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस से, यहाँ पे बात आती है कंडीशन की कि भाई आपको जो है आप ड्राइव नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो कंडीशन की बात होगी तो यहाँ पे अनलेस का यूज़ हुआ। अगला हम देखते हैं व्हेन शी वॉज ड्राइविंग हर कार इट वॉज रेनिंग। बेटा एक चीज़ देखो ध्यान रखना, मैंने आपको पर जब हम टेंस करें टेंस में भी ये चीज़ बताई थी थोड़ा सा, है ना। तो इसको समझना है कि जब क्या होता है कि दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, एक साथ हो रहे होते हैं तो वहाँ पे वैन का यूज़ नहीं होता, वाइल का यूज़ होता है। वैन का मतलब तो क्या है, वैन जब हम काम यूज़ करते हैं ना तो एक काम होता है उसके तुरंत बाद दूसरा काम होता है। ये काम ख़त्म हुआ जब ये वाला काम शुरू हुआ, ठीक है, वैन का यूज़ होता है। लेकिन अगर दोनों काम एक साथ हो रहे थे वहाँ वैन का यूज़ नहीं होता, वाइल का यूज़ होता है। तो वाइल शी वॉज ड्राइविंग हर कार इट वॉज रेनिंग, जब वह अपनी कार चला रही थी तो बारिश हो रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। अगला देखते हैं वैन राहुल केम आई वॉज अस्लीप। तो अब यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे वैन बिल्कुल ये सही है, वैन जब राहुल आया आई वॉज अस्लीप, मैं सो रहा था। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि दो काम आगे पीछे हुए, मतलब एक काम क्या हुआ कि भाई सोना पहले शुरू किया होगा, राहुल बाद में आया, या राहुल जब आया, सॉरी जब राहुल आया आई वॉज स्लीप, तो मैं सोया था, ठीक है। तो ये हुआ, तो दोनों काम एक साथ कंटिन्यूसली नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं लगातार, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक काम ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग उस पर। तो यहाँ पे जो बात बाकी है बेटा, जब हम ये जो है ना कंजक्शन करेंगे वहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कई सारे एग्जांपल होंगे। अभी क्या होगा कि मैं एक एग्जांपल से आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँ। चलो अच्छा, अगला भी दिया हुआ, अगले से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो अगला क्या दिया, व्हेन शेखर विल कम्स हेयर ही विल टेल अस द ट्रूथ। देखो पहले क्या होगा पहले शेखर आएगा, उसके बाद जो है वो ट्रूथ को बताएगा, ठीक है, टेल अस द ट्रूथ। तो टेल अस द ट्रूथ बेटा बाद में बताएगा, पहले वो आएगा। तो दोनों काम आगे पीछे हुए, एक काम के ख़त्म होते तुरंत दूसरा काम हुआ, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले में था। तो अब जो है यहाँ पे जब इस तरीके से होता है तो वहाँ पे वैन का यूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन वैन के साथ आपको ध्यान रखना है बेटा, विल और शैल का यूज़ नहीं होता, विल और शैल का यूज़ नहीं होगा। तो हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडिफरेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफरेंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन शेखर कम्स, प्रेजेंट के क्योंकि विल आ रहा है यहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट में कंडीशन होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हेन शी राइट्स द टीचर इज़ डिक्टेटिंग वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स हैं। आप एक चीज़ देखो बेटा, टीचर जब डिक्टेटिंग कर रहा है वर्ड्स की, उसी के साथ साथ तो वह लिख रही है। ऐसा तो नहीं कि उसने पहले बोला फिर उसके बाद में, भाई साथ साथ लिखते हैं। जब हमने देखा होगा जब स्टेनो वाले जो होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये नहीं कि आगे पीछे हुआ, पहले वो हुआ फिर उसके बाद वो वाला हुआ, दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे बोलता है टीचर वैसे वैसे वो लिखती जा रही है। तो यहाँ पे व्हेन की जगह वाइल का यूज़ होगा, वाइल शी इज़ राइटिंग, ठीक है, वाइल शी इज़ राइटिंग द टीचर इज़ डिक्टेटिंग वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही कॉल्स एंड टोल्ड मी अबाउट इट येस्टरडे। बेटा एक चीज़ देखो, मैंने अभी तक बताया था कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होता है, तो यहाँ पे कॉल्स वाला हम सही मान लेते हैं कि ही कॉल्स, उसके बाद हम एंड टोल्ड को टेल कर लेते हैं, टेल्स को हो जाता, ये हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा लास्ट में बेटा येस्टरडे दिया है, तो येस्टरडे तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ होता है, इसका मतलब ये टोल्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारी जो मिस्टेक है वो जो है कॉल, यहाँ पे कॉल्स के अंदर दिया हो तो कॉल्स की जगह कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा आज कंडीशन जो हम कर देते हैं, अभी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किया, तो कंडीशनल सेंटेंस ही बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, इसमें इतना ही है। बाकी अब इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे किसी बुक से, किसी भी बुक को हम उठा लेंगे तो उस बुक से एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो हम जो है
नीतू सिंह मैम की जो बुक से हमने की थी प्रैक्टिस उसी से कर लेते हैं ना। तो सारी प्रैक्टिस एक बुक से करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, तो उस बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।